हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 4 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो आपको डिटेल में समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, मैक्स वर्स्टैपेन किस कंपनी के फार्मूला 1 रेसर हैं? तो ये रेडबुल कंपनी से है। अगला था, विश्व बैंक द्वारा जारी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है दोस्तों 63वें स्थान पर। अब इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया था, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 कब मनाया गया? तो दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है वो प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 1982 से ही। ठीक है, 1982 से ही ये मनाया जा रहा है। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह क्यों मनाया जाता है अभी ये? तो ये दोस्तों खाने पीने की चीज़ों को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को पोषक राशन प्राप्त करने और पोषक तत्वों के लाभों के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत सरकार का जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, तो उसके अंतर्गत एक है खाद्य एवं पोषण बोर्ड, तो उसी के द्वारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। तो इसी कार्यक्रम के तहत अवेयरनेस फैलाई जाती है कि लोग पोषक राशन प्राप्त कर सकें। ठीक है, और पोषक तत्वों का यूज कर सकें, उसके लाभों के बारे में बताया जाता है। क्लियर? अच्छा, अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। ठीक है, तो याद रखिएगा, सितंबर माह जो होता है ये पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और इसका फर्स्ट वीक जो होता है 1 सितंबर से 7 सितंबर, ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? अच्छा, कल मैंने एक डेट बताई थी 2 सितंबर, मिस्टेक से दोस्तों मैंने 2 जुलाई को बता दिया था विश्व नारियल दिवस। याद रखिएगा, 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। गलती हो गई थी ऑप्शंस में। ठीक है, तो इस वजह से वो क्वेश्चन हटा दिया गया था। हालांकि 1-2 घंटे में काफ़ी लोगों ने देख लिया था, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में दोस्तों भारत आ गया है 48वें स्थान पर। पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों जब भारत टॉप 50 में शामिल हुआ है, टॉप 50 के अंतर्गत आ गया है। इससे पहले रैंक थी भारत की 52वीं। भारत अब आ गया है 48वें स्थान पर। किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ये इंडेक्स, ये रिपोर्ट दोस्तों बेसिकली इस बेसिस पर तैयार की जाती है कि कौन सा देश है वो अपने देश में कितना इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, उसमें इनोवेशन कितना हो रहा है उस कंट्री में। तो ऐसे ही ग्लोबली सभी कंट्रीज़ पर एक डाटा, एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। उसी में भारत है 48वें स्थान पर। फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पर है स्वीडन और थर्ड पर है अमेरिका। ठीक है, और फोर्थ की बात करें तो फोर्थ पर ब्रिटेन है, फिफ्थ पर है नीदरलैंड। क्लियर है? भारत है 48वें स्थान पर, पिछली बार 52वें स्थान पर था। टोटल कितनी कंट्रीज़ पर किया गया था ये इंडेक्स जारी? तो टोटल 131 कंट्रीज़ पर ये इंडेक्स जारी किया गया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसने जारी किया? तो इस रिपोर्ट को दोस्तों 3 एजेंसियों ने, 3 संस्थाओं ने मिल करके जारी किया है। किसने किसने? WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, प्लस कार्नेल यूनिवर्सिटी, प्लस इनसीड बिजनेस स्कूल। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, WIPO, कार्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल, इन तीनों संस्थाओं ने मिल करके इसे जारी किया। क्लियर? दोस्तों 2020 में अभी तक जितने भी इंडेक्स और रैंकिंग आई हैं, इस पर मैं आपको सेपरेट वीडियो दे चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर यहाँ पर कार्ड बनकर आएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब 1-2 महीने पहले मध्य प्रदेश सरकार ने इसको मनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, अब ये गंदगी भारत छोड़ो अभियान मनाया जा रहा है। कब से कब तक? 1 सितंबर से 15 सितंबर तक ये मनाया जा रहा है। 15 दिनों का ये कैंपेन है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अब इस कैंपेन के तहत होगा ये कि मध्य प्रदेश में जो बस्तियां हैं, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं,
ऐसे 178 बस्तियों को चुना गया है। वहाँ पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों में कोरोना वॉरियर्स को, मेडिकल स्टाफ्स वगैरह को अवार्ड वगैरह भी दिए जा रहे हैं, उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। ठीक है, सफाई कर्मचारी हुए, जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सम्मानित भी किया गया है। ऐसे लगभग 10,000 कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया है इस कार्यक्रम में। ठीक है, तो इसी बहाने गंदगी भारत छोड़ो अभियान भी चलाया जा रहा है। क्लियर, साफ सफाई के लिए। आपको पता होगा मध्य प्रदेश का ही एक ज़िला है इंदौर। इंदौर भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, लगातार चौथी बार है ये। ठीक है, अच्छा, इंदौर से ही एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इंदौर की नगर पालिका ने, यहाँ की नगर पालिका ने पीले कूड़ेदान की शुरुआत की है यूज करने की। ठीक है, पीला कूड़ेदान किस लिए? कोरोना अपशिष्टों के लिए, यानी कि इंदौर में कोरोना से संबंधित जो अपशिष्ट होते हैं उनके लिए येलो कलर का डस्टबिन यूज किया जाता है। क्लियर है, आपने अभी तक ग्रीन और ब्लू कलर का डस्टबिन सुना होगा, तो येलो कलर का डस्टबिन भी वहाँ पर यूज किया जाने लगा है, इससे भी ध्यान रखना है। अच्छा, मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक और अभियान शुरू किया था, कैंपेन शुरू किया था, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम का। ठीक है, किस नाम का? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो गवर्नर थे लालजी टंडन जी, उनका देहांत हो गया अभी हाल ही में, तो उनकी जगह पर अभी अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं आनंदीबेन पटेल। कान्हा किसली नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये है मध्य प्रदेश में ही। मध्य प्रदेश यहाँ पर रहा दिख रहा है आपको मैप में। ठीक है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल। कौन है? अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है ये भी जान लेते हैं। ये अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से शेयर करता है मध्य प्रदेश। क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी? तो दोस्तों एम वीर लक्ष्मी बन गई हैं एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर। इन्हें तमिलनाडु में नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु के सीएम पलनीस्वामी जी जो हैं, उन्होंने एक नई पहल के तहत इनकी नियुक्ति की है। ठीक है, तमिलनाडु के जो सीएम हैं पलनीस्वामी, उन्होंने दोस्तों 108 एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है, जो उसी सर्विस में इनको ड्राइवर नियुक्त किया है। ये भारत की पहली महिला ड्राइवर हैं जो एम्बुलेंस की हैं ड्राइवर। ठीक है, यानी कि एम्बुलेंस चलाने वाली पहली भारत की महिला ये बन गई है। अभी एक्चुअली में दोस्तों 108 नाम की एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की घोषणा की थी तमिलनाडु के जो सीएम हैं पलनीस्वामी ने। कब की थी? मार्च में की थी। तो इसके तहत इन्होंने बताया था कि तमिलनाडु राज्य में 125 करोड़ की लागत का, कितने की? 125 करोड़ की लागत की 500 नई एम्बुलेंस बसेस चलाई जाएंगी। ठीक है, एम्बुलेंसेस चलाई जाएंगी। तो इसी के तहत एक एम्बुलेंस में ऐसी इनकी नियुक्ति हुई है। आई थिंक आप लोग क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी मिली? तो अभी हाल ही में दोस्तों विनोद कुमार यादव जी को रेलवे बोर्ड का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त करने की मंजूरी मिल चुकी है। किसके द्वारा? मंत्रिमंडल की सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। तो मंत्रिमंडल की, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिलेक्शन कमेटी ने सीईओ नियुक्त किया है। ओके, तो अब से दोस्तों विनोद कुमार यादव जी, ये तो चेयरमैन तो है ही रेलवे बोर्ड के, ये अब सीईओ का भी पदभार संभालेंगे। और अब ऐसा सिस्टम लगा दिया गया है कि अब से जो चेयरमैन होगा और जो सीईओ होगा वो कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर ही होगा। ठीक है, तो जो भी कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा वही चेयरमैन और सीईओ होगा। तो विनोद कुमार यादव जी वर्तमान में सीईओ नियुक्त हो गए हैं। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, अब आया है भारतीय रेलवे। हम लोग भारतीय रेलवे से काफ़ी दिन हो गए कुछ रिवाइज नहीं किए हैं, फिर से रिवीजन करते हैं, भारतीय रेलवे के इतिहास के बारे में जानते हैं। भारत में पहली बार दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई रेल। ठीक है, कहाँ पर? ये मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की दूरी हुआ करती थी। ठीक है, ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। अब ये 16 अप्रैल को पहली बार चलाई गई, इस वजह से 16 अप्रैल को मनाया जाता है भारतीय रेलवे दिवस। अच्छा, 1853 में किसका शासनकाल था ये भी पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल हुआ करता था। उसके बाद आया 1890, ये इंपॉर्टेंट डेट है। भारतीय रेलवे एक्ट पारित हुआ था 1890 में। ठीक है, इस वर्ष में। इसके बाद 1905 का वर्ष आता है इम्पोर्टेंट। ये 1905 का जो वर्ष था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था और इसमें भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई।
तो इसे भी आपको याद रखना है। फिर आता है 1925। 1925 में दोस्तों पहली बार इलेक्ट्रिक तरीके से ट्रेन चलानी यानी शुरू हुई, यानी अब तक इसके पहले कोयले की ट्रेन चला करती थी, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत हो गई। तो ये कुछ रेलवे के इतिहास हैं, इसको आपको याद रखना ज़रूरी है। वर्तमान में विनोद कुमार यादव जी इसके अध्यक्ष हैं रेलवे बोर्ड के। अगला बात करते हैं जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा क्या होगी। तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है और अब इसके तहत जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और डोगरी भी होगी, कश्मीरी भी होगी और उर्दू और अंग्रेजी भी होगी। उर्दू और अंग्रेजी तो पहले से ही था, अब हिंदी और डोगरी और कश्मीरी इन 3 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में और ऐड कर दिया गया है। तो टोटल 5 अब होंगी ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, उर्दू और अंग्रेजी पहले से ही थी जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज, अब हिंदी और डोगरी और कश्मीरी ये 3 लैंग्वेज और ऐड कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर की अब 5 ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी, लेकिन कब, जब ये विधेयक जो है, ये बिल जो है, ये एक्ट बन जाएगा तब। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया है दोस्तों कि संसद के किसी एक सदन में पहले विधेयक लाया जाता है, उस पर चर्चा होती है, फिर वोटिंग होती है सबकी सहमति से। अगर वो उस सदन से पास हो जाता है तो वो अगले सदन में जाता है, अगले सदन में भी अगर वो पास हो गया तब फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है और फिर वो बिल एक्ट बन जाता है। ठीक है, वो विधेयक कानून बन जाता है। तो अभी विधेयक लाया गया है, ठीक है, लेकिन क्योंकि बीजेपी की वहाँ पर बहुमत है तो फिर चांसेस यही होते हैं कि जो विधेयक लाए जा रहे हैं वो मोस्टली केसेस में पास हो जाते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में यहाँ की 5 ऑफिशियल लैंग्वेज होने के चांसेस हैं। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, अब जम्मू कश्मीर आया है तो जम्मू कश्मीर के बारे में भी जान लीजिए। जम्मू कश्मीर की राजधानी दोस्तों है श्रीनगर। ये अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। आपको याद होगा ये 31 अक्टूबर 2019 को ऑफिशियल तरीके से यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, लेकिन 5 अगस्त 2019 को ही आर्टिकल 370 हटाया गया था। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। ओके, चलिए, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी हाल ही में मनोज सिन्हा जी नियुक्त किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उनको कैग नियुक्त कर दिया गया। वो भारत के 14वें कैग के रूप में आ गए हैं, नियुक्ति हो गई उनकी। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पहले ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अभी वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा नियुक्त किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको इससे मिल गई हैं क्वेश्चन से। चलिए, वीडियो अगर पसंद आया करे दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो तो हमारा उत्साह बना रहता है और मैं अगले दिन और भी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों को भी बता दिया करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आप लोग ये चीज़ें कमेंट में भी बता दिया करो। बहुत सारे लोग हैं, अभी मैं डाटा देखता हूँ कभी कभी तो लगभग 30 to 40% लोग ऐसे हैं जो वीडियो रोज़ाना देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी। तो दोस्तों उषा पाढ़ी जी बन गई हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक। उषा पाढ़ी जो आपको इमेज में दिख रही हैं यही हैं। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं और इनको ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। क्लियर है। अच्छा दोस्तों, एक और पॉइंट, इस पद पर ये नियुक्त होने वाली पहली महिला होने के साथ साथ तीसरी IAS ऑफिसर भी हैं। ठीक है, ये एक IAS ऑफिसर हैं तो ये तीसरी IAS ऑफिसर बन गई हैं इस पद पर नियुक्त होने वाली उषा पाढ़े जी। तो इनको 16 जुलाई 2022 तक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो 16 जुलाई 2022 तक ये रहेंगी। किसके स्थान पर आई हैं, तो ये आई हैं राकेश अस्थाना जी के स्थान पर। राकेश अस्थाना जो हैं इनको BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राकेश अस्थाना को BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है अगले 2 वर्षों के लिए। तो उनकी जगह पर अब उषा पाढ़े को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की महिला निदेशक नियुक्त किया गया है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, हाल ही में किसे वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत में पहली बार वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड्स आयोजित किए गए।
ये वर्चुअल तरीके से ही आयोजित किए गए थे, पहला संस्करण था भारत में। तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी दिए गए। किसको किसको दिए गए? रतन टाटा जी को, आनंद महिंद्रा को, मुकेश अंबानी जी को और NR नारायण मूर्ति को। तो इन सभी को दिया गया है ये अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड्स में। क्लियर है? तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। NR नारायण मूर्ति का भी नाम आपको याद रखना है, इन्फोसिस के वो फाउंडर हैं। ओके, अच्छा दोस्तों, अब इसके साथ ही ये तो लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड था, साथ ही साथ में कुछ और अवार्ड्स भी दिए गए, विशेष मान्यता पुरस्कार दिए गए। किसको किसको दिए गए? तो उसमें दोस्तों मनोवैज्ञानिक हैं एक डॉक्टर जवाहर सूरी सती, और एक स्टार शेफ हैं विकास खन्ना, और एक्टर सोनू सूद को भी आप लोग जानते हैं। तो इन सभी को विशेष मान्यता पुरस्कार भी दिया गया इसी के तहत। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसे मिंत्रा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो अभी हाल ही में कियारा आडवाणी जी को बनाया गया है मिंत्रा का नया ब्रांड एम्बेसडर। मिंत्रा दोस्तों फ्लिपकार्ट की स्वामित्व वाली, यानी फ्लिपकार्ट ने इसे खरीद लिया है, तो फ्लिपकार्ट की स्वामित्व वाली ये एक फैशन मार्केट प्लेस कंपनी है मिंत्रा, सभी को पता है। कियारा आडवाणी जी अब इसको प्रमोट करेंगी, तो ये इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने चाइनीज़ मोबाइल ऐप को भारत में बैन कर दिया? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 118 चाइनीज़ मोबाइल ऐप को भारत में बैन कर दिया है। इसमें कई बड़े बड़े ऐप शामिल हैं, जैसे पबजी, लूडो, वीचैट जैसे बड़े बड़े ऐप इसमें शामिल हैं। तो इन सब को भारत सरकार ने फिर से बैन कर दिया है। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले कह लें, 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया था। टिकटॉक समेत 59 चाइनीज़ ऐप बैन किए गए थे। अब पबजी समेत 118 चाइनीज़ ऐप बैन कर दिए गए हैं फिर से। किस वजह से? नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, अब इसके लिए भारत सरकार ने IT एक्ट की धारा 69 का यूज़ किया है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। IT एक्ट की धारा 69 का यूज़ करके भारत सरकार ने इन चाइनीज़ ऐप को बैन किया है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। तो इस एक्ट में कहा क्या गया है? इस एक्ट में बताया गया है कि दोस्तों कि भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था, इसके हित में ये कदम उठाए गए हैं, ये चीज़ें बैन की गई हैं। क्लियर है? बिल्कुल। तो IT एक्ट की धारा 69 का नाम आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दोबारा मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों गैरी स्टीड को, किसे? गैरी स्टीड को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दोबारा हेड कोच, मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। न्यूजीलैंड की मेंस क्रिकेट टीम के ये कोच थे, इनको दोबारा अपॉइंट किया गया है अगले 3 वर्षों के लिए। ठीक है, अगले 3 वर्षों में एक और वर्ल्ड कप होने वाला है, आपको पता है 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ पर होना है? भारत में होना है। तो 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल होने के बाद तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, गैरी स्टीड दोस्तों 2018 में कोच बने थे पहली बार न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के, और 2019 का वर्ल्ड कप तो आपको याद ही होगा। फाइनल मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में हुआ। फाइनल मैच 2 बार सुपर ओवर के कारण विजेता घोषित किया गया, और न्यूजीलैंड जो है वो अपने खेल की वजह से नहीं हारी है, क्योंकि जो फाइनल मैच का डिसीजन था वो बाउंड्रीज़ के आधार पर डिसाइड किया गया। तो यानी कि इनका योगदान काफ़ी रहा, तो इस वजह से इनको एक और कार्यकाल दिया गया है, एक और वर्ल्ड कप तक के लिए। क्लियर है? चलिए, न्यूजीलैंड की ये तो क्रिकेट टीम के कोच हैं। भारत की क्रिकेट टीम के कौन कोच हैं? रवि शास्त्री हैं, इनका भी नाम याद रखना है। क्लियर? तो दोस्तों बस ये तो थे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किसानों की लोन योग्यता की जांच के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने वाली पहली बैंक कौन बन गई? अगला, प्रमोद चंद्र मोदी निम्न में से किस संस्था के चेयरमैन हैं? दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में काफ़ी कुछ आप डिटेल में लिख सकते हो। वीडियो अब आप देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी मिश्रा जी टेक्निकल MZT ऐप में। अब दोस्तों आप लोग ऐप को शेयर करके कॉइन्स जीत सकते हो, और उन कॉइन्स से ई बुक वगैरह ले सकते हो, फ्री में ई बुक ले सकते हो। बहुत से लोग हैं जो 5 रुपये में ई बुक पा जा रहे हैं, 3 रुपये में पा रहे हैं, 8 रुपये में पा रहे हैं। तो आप सब भी उस 15 रुपये की ई बुक को, जो कि यूट्यूब पर अब तक की सबसे बेस्ट करंट अफेयर की ई बुक होती है हमारी, और उसको आप लोग पा सकते हो फ्री तक में। तो आप लोग ऐप को इंस्टॉल करो और शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करो, उनको अपना रेफरल कोड बताओ, उसी से साइन अप करवाओ। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे।
उनके नाम है रमजान खान, श्यामशेर कुमार, राहुल कुमार, शांति प्रिया, मनु पांडे, रविशंकर, अमृत कुमार, रेखा बुनकर, अमित चौधरी, गौरी शंकर, नेहा जायसवाल, साहिल चौधरी, शौकत अली, तुसीर और रौनक राज। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।